मैं सत्यपाल सिंह बलौदा आज आपके सामने जो अपना वीडियो चल रहा था, जो लाइव क्लास चल रही थी अपनी पोषक तत्वों का वर्गीकरण, जो पौधों में जो पोषक तत्व हैं उसका वर्गीकरण, जो अपना ये टॉपिक पेंडिंग में चल रहा था काफी लंबे समय से। तो आज अपन ये जो दोबारा अध्ययन करेंगे, इसमें पौधों में पोषक तत्व है। इसमें अपन ने पढ़ लिया था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक, कैल्शियम और बोरॉन के कार्य। ठीक है, लेकिन फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि नाइट्रोजन का कार्य क्या था। तो नाइट्रोजन का कार्य क्या था, बिल्कुल छोटे से रूप में बताऊंगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे अपन। तो नाइट्रोजन का कार्य क्या था, नाइट्रोजन पादपों में पौधों की पादप कोशिकाओं में वृद्धि करता है या पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को प्रोत्साहित करता है या वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है। तो वो कौन बढ़ाता है, नाइट्रोजन। न्यूक्लिक अम्ल में सहायक है, प्रोटोप्लाज्म चयन में सहायक है। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की कमी का लक्षण। तो वी शेप नेक्रोसिस, वी आकार की हरिमाहीनता, पौधे की पुरानी पत्तियों में वी आकार की हरिमाहीनता हो जाती है। किसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। फिर इसके बाद में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट्रोजन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, नाइट्रोजन की कमी से भूख का रोग होता है, स्टारवेशन डिजीज जो होती है। और नाइट्रोजन की अधिकता से होलो स्टेम रोग होता है, जिसे अपन खोखला तना भी कहते हैं, जो अपन ने पहली वीडियो में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट बात करेंगे फास्फोरस की। तो फास्फोरस का कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस ऊर्जा रूपांतरण या संग्रहण, एनर्जी स्टोरेज में सहायक है। एनर्जी एक्सचेंज तो कौन करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन एनर्जी स्टोरेज कौन करता है, वो करता है फास्फोरस। फिर दूसरी बात करेंगे कि कीटों के प्रति प्रतिरोधकता कौन दर्शाता है, वो कौन दर्शाएगा, फास्फोरस। ठीक है, और दूसरी नेक्स्ट बात करेंगे कि जड़ों की वृद्धि में सहायक है। तो जड़ों की वृद्धि में भी कौन सहायक है, फास्फोरस। नेक्स्ट बात करते हैं कि की ऑफ लाइफ, जीवन की चाबी किसे कहा गया है, तो फास्फोरस को। ठीक है, एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा किसे कहा गया है, फास्फोरस को। अब फास्फोरस का कार्य हो गया इसकी कमी का लक्षण, पौधे की पुरानी पत्तियां बैंगनी रंग की हो जाती है। पी से पी बताया था कि पी यानी फास्फोरस और पी यानी पर्पल, तो लाल बैंगनी रंग की हो जाती है। आलू में पत्तियां प्याली नुमा या हसिया आकार की हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेशियम। तो पोटेशियम का कार्य क्या है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी सहायक है, स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी सहायक है। जो मेन इंपोर्टेंट बात है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है वो पोटेशियम, और रंध्रों को खोलने व बंद करने में सहायक तत्व है, तो वो भी कौन सा है, पोटेशियम। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी कमी का लक्षण। तो मैंने बताया था के से के मिलाना है, के यानी पोटेशियम और के यानी किनारा। पौधे की पुरानी पत्तियों के किनारे कट फट जाना, किसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का कार्य क्या है, ये क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है, इसके बिना कोई भी पौधा हरा नहीं हो सकता है। क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है, जो मुख्य निर्माणक कारक है वो कौन सा है, पोटेशियम है, सॉरी मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैग्नीशियम की कमी से दोस्तों एक रोग होता है जो अपन पढ़ेंगे, तंबाकू में सिंड्रोम बीमारी। और इसकी कमी का लक्षण आप लोगों को मैं बता देता हूं कि पौधे की पुरानी पत्तियों की शिराओं के मध्य, ये शिराएं होती है, शिराओं के मध्य हरिमाहीनता होना तथा शिराएं हरी की हरी रहती है पुरानी पत्तियों में। और अगर यही सेम लक्षण ऊपरी पत्तियों में चला जाए, नीली पत्तियों में, तो कौन सी कमी, पोषक तत्व की कमी होगी, मैग्नीज की कमी होगी। पौधे की पुरानी पत्तियों की शिराओं के मध्य हरिमाहीनता होना तथा शिराएं हरी की हरी रहना, किसकी कमी का लक्षण है, मैग्नीशियम का। और इसकी कमी से तंबाकू में सिंड्रोम बीमारी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम का कार्य क्या है, ये दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है दलहनी फसलों में। और गाजर व मूली में मीठेपन को बढ़ाता है, गाजर व मूली में मीठेपन को बढ़ाता है। ये मोटा मोटा रूप आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, फिर भी मैं एक बार दोबारा रिवीजन रिपीट करना चाह रहा हूं ताकि आप लोग अपडेट रहें। अब मोलिब्डेनम की कमी हो गई, कमी का लक्षण हो गया। कमी का लक्षण आप लोगों की पुरानी पत्तियों में होल में, मतलब डेड स्पॉट, मर्द धब्बे पड़ जाते हैं। पौधे की पुरानी पत्तियों में मर्द धब्बे पड़ जाते हैं मोलिब्डेनम की कमी से। और मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में विप्टेल रोग होता है। कौन सा रोग होता है, विप्टेल रोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में विप्टेल रोग होता है। तो मोलिब्डेनम का जो कार्य था, जो ये पुरानी पत्तियां हैं इसमें मर्द धब्बे पड़ जाना। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो
रिजका, रिजका है उसमें, रिजका व नींबू में, रिजका व नींबू में पत्ती धब्बा रोग होना, रिजका व नींबू में पत्ती धब्बा रोग होना किसकी कमी से? मोलिब्डेनम की कमी से। अब नेक्स्ट बात करते हैं जिंक की। तो जिंक का कार्य क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक है। यह भी बात करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ साथ जैसे हार्मोन व जैविक संश्लेषण, हार्मोन व जैविक संश्लेषण में सहायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हार्मोन व जैविक संश्लेषण में सहायक है तो कौन सा पोषक तत्व है? जिंक है। मोटा मोटा बताऊंगा आप लोगों को। फिर जिंक की कमी का लक्षण कहाँ दिखाई दे रहा है? मध्यम पत्तियों पे, और पौधों में मध्यम गतिशील पोषक तत्व भी कौन सा है? जिंक ही है, क्योंकि मध्यम यहाँ से गति करके यहीं जाएगा, और सर्वाधिक गतिशील नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधों में। लेकिन फास्फोरस की बात करें कि पौधों में तो सर्वाधिक गतिशील है, लेकिन मृदा में कम गतिशील पोषक तत्व है। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक की कमी से होने वाले रोग। तो मेज, मक्का में श्वेत कली का रोग, मेज जय यानी जिंक, मक्का में श्वेत कली का रोग जिंक की कमी से। ब्रॉन्जिंग, अमरूद में ब्रॉन्जिंग किसकी कमी से? जिंक की कमी से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व। तो जिंक की जैसे बात करें कि एक तो होता है कॉपर, एक होता है जिंक। जैसे कपास है, बैंगन है, तो कपास, बैंगन इन आम है, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, कपास, इनमें छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इन सब में जो रोग होता है आम का छोटी पत्ती रोग जिंक की कमी से। ठीक है, लेकिन बात करेंगे नींबू का छोटी पत्ती रोग किसकी कमी से होता है? तो कॉपर की कमी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज वाला भी है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ कैल्शियम और बोरॉन की। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम का कार्य क्या है? ये कोशिका का आकार बढ़ाने में सहायक है, कोशिका का आकार बढ़ाने में सहायक है तथा बीज निर्माण को प्रोत्साहित करता है। बीज निर्माण को प्रोत्साहित कौन करता है? तो वो कैल्शियम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोशिका भित्ति को प्रोत्साहित करता है या बीज निर्माण को भी प्रोत्साहित करता है। सेल वॉल जो आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है, बॉटनी में। नेक्स्ट बात करेंगे कैल्शियम की कमी से जो लक्षण प्रतीत हो रहा है वहां दिखाई दे रहा है शीर्षवर्ती कागर, टर्मिनल पोर्शन पे जो इसका कमी का लक्षण प्रतीत हो रहा है, इसमें यहाँ पे जो शीर्ष कलिका है वो झुक जाएगी और सूख जाती है। अब कैल्शियम की कमी से बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जो टोमेटो में होती है, बाल्सम एंड रोट, जिसे अपन BER शॉर्ट में बोलते हैं, BER बाल्सम एंड रोट डिजीज। बाल्सम एंड रोट डिजीज है वो किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से होती है। बाल्सम एंड रोट डिजीज कैल्शियम की कमी से होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कैल्शियम की कमी से बाल्सम एंड रोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे एक गाजर होता है, गाजर में कैविटी स्पॉट, CAVITY कैविटी स्पॉट, गाजर में कैविटी स्पॉट किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से। तो यहाँ पे CA अटैच कर देना, CA से CA, कैल्शियम की कमी से गाजर में कैविटी स्पॉट डिजीज होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं बोरॉन। तो बोरॉन का कार्य क्या है? बोरॉन का कार्य क्या है? ये परागण व प्रजनन क्रियाओं में सहायक है। बोरॉन है वो परागण व प्रजनन क्रियाओं में सहायक है और इसकी कमी का लक्षण शीर्षवर्ती कागर पर दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करेंगे दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु, दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु को प्रोत्साहित करता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु को प्रोत्साहित करता है या अति आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे शर्करा रूपांतरण, नेक्स्ट बात करेंगे शर्करा रूपांतरण में सहायक होता है। बोरॉन है शर्करा रूपांतरण में सहायक होता है, प्रजनन व परागण क्रियाओं में सहायक होता है और दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु में अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोरॉन की जैसे बात कर लेते हैं तो बोरॉन का कार्य और क्या होता है कि हाँ, बोरॉन का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि अधात्विक तत्व का उदाहरण है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अधात्विक तत्व का उदाहरण है तो वो क्या आएगा? बोरॉन आएगा, नॉन मेटल बोरॉन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कमी का लक्षण। तो कमी का लक्षण कहाँ प्रतीत हो रहा है? शीर्ष भाग का जो रंग है हल्का हरा हो जाता है,
शीर्ष भाग का जो रंग है हल्का हरा हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी कमी से फूल गोभी में, बोरोन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है। तो बी से बी मिलाना है, बी से बी, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी से, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे फलों का फटना, फलों का फटना, जैसे टमाटर का फटना, अनार का फटना, वो किसकी कमी से होगा? बोरोन की कमी से। अब जनरली जैसे अपन बात करते हैं कि नींबू का हार्डनेस होना, नींबू का सख्त होना, हार्डनेस होता है, उसमें जो हार्डनेस होगा नींबू का सख्त है वो किसकी कमी से होगा? तो नींबू का सख्त होना या हार्डनेस ऑफ सिट्रस वो किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। नींबू का सख्त होना बोरोन की कमी से। नेक्स्ट बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैन एंड चिकन रोग, हैन एंड चिकन रोग किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, हैन एंड चिकन बोरोन की कमी से। हैन एंड चिकन जो डिजीज होता है अंगूर में वो किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि बोरोन की कमी से एक आप लोगों ने अभी पढ़ा कि नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में होलो स्टेम डिजीज होती है, नाइट्रोजन की अधिकता से खोखला तना होता है। लेकिन किसकी कमी से होलो स्टेम रोग होता है? तो फूल गोभी में खोखला तना बोरोन की कमी से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसकी अधिकता से होलो स्टेम हो रहा है? नाइट्रोजन की अधिकता से। लेकिन किसकी कमी से? बोरोन की कमी से फूल गोभी में होलो स्टेम रोग हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहीं पे जो नेक्स्ट बात होगी वो यहाँ पे होगी कि भाई टॉप सिकनेस, तंबाकू में, तंबाकू में जो टोबैको है, तंबाकू, उसमें टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको, जो टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको जो डिजीज होती है वो किसकी कमी से होती है? बोरोन की कमी से होती है। तो बोरोन के जो रोग हैं वो हैन एंड चिकन हो गया, अंगूर में हैन एंड चिकन, तंबाकू में टॉप सिकनेस, और बात करें कि भाई जैसे फलों का फटना, अंगूर जो टमाटर में फलों का फटना। अब जो टमाटर में फलों का फटना है या अंगूर में फलों का फटना होता है, सॉरी अनार में, तो वो अनियमित सिंचाई के कारण भी होता है, अनियमित सिंचाई के कारण भी फलों का फटना रोग होता है। लेकिन पोषक तत्व की बात करें तो बोरोन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे नींबू का सख्त होना, हार्डनेस ऑफ सिट्रस। तो नींबू का सख्त होना किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। तो ये बोरोन का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों सल्फर। तो सल्फर का कार्य क्या है? दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा, दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा, लाइन को ध्यान से सुनना, दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा व तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो वो कौन बढ़ाता है? सल्फर बढ़ाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट यहीं पे बात कर लेंगे कि सल्फर की कमी पौधे के कौन से भाग में दिखाई देती है? तो सल्फर की कमी पौधे की नई पत्तियों, सल्फर की कमी, ये तो कार्य हो गया कि दलहनी फसलों में प्रोटीन, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। लेकिन इसकी जो कमी का लक्षण है ये नई पत्तियां हैं। नई पत्तियों में पौधे की ऊपरी पत्तियों की सिराओं व सिराओं के बीच के भाग में हल्के रंग हो जाते हैं। नई पत्तियों में या ऊपरी पत्तियों में या बीच के भाग में हल्के रंग हो जाते हैं, हल्के रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये इसकी कमी का लक्षण हो गया नई पत्तियों पे। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी कमी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, दो रोग होंगे सल्फर में। सल्फर की कमी से चाय में येलो टी डिजीज, येलो टी डिजीज किसकी कमी से होता है? सल्फर की कमी से। लेकिन यहाँ पे जो धान में सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है कि धान में अकोची बीमारी किसकी कमी या किसकी अधिकता से होता है? तो यहाँ पे धान में जो अकोची बीमारी होती है वो सल्फर की अधिकता से होती है। सल्फर की अधिकता से धान में अकोची बीमारी होती है, सल्फर की अधिकता से धान में अकोची बीमारी होती है। तो ये सल्फर का कार्य हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो कॉपर का, अब कॉपर की कमी का लक्षण कहाँ दिखाई दे रहा है? नई पत्तियों पे। तो कॉपर का कार्य क्या है? कॉपर का कार्य क्या होगा? कॉपर जो पोषक तत्व है पौधों में श्वसन क्रिया को प्रोत्साहित करता है। कॉपर श्वसन क्रिया को प्रोत्साहित करता है पौधों में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे पौधों में विटामिन ए
पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में या वृद्धि में को प्रोत्साहित करता है, वृद्धि में सहायक होता है, विटामिन ए की वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यह फफूंद बीमारी की रोकथाम, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। फफूंद जो बीमारी होती है उसको प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनिवार्य है और एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कॉपर एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ये कॉपर का कार्य हो गया। इसकी कमी का लक्षण कहाँ प्रतीत हो रहा है? नई पत्तियों पे। तो इसकी कमी का लक्षण क्या है? नई पत्तियों के किनारे, नई पत्तियों के जो किनारे हैं या बीच का भाग है उसमें कलरलेस, जैसे नेक्रोसिस बीमारी हो जाती है वैसा दिखाई देता है अपने को। नोक है वो झुक जाती है या नोक है वो जल जाती है, सूख जाती है। ठीक है, तो ये इसकी कॉपर का लक्षण हो गया नई पत्तियों में, ये ध्यान रखना नई पत्तियों में। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर कॉपर की कमी हो रही है, कॉपर की कमी हो रही है तो पौधों में गमोसिस बीमारी भी होती है। गम जैसा लसलसा पदार्थ निकलता है, वो चाहे स्टेम से निकलो, पत्तियों से निकलो, लेकिन लसलसा पदार्थ निकलता है वो किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। और कॉपर की कमी से बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, कॉपर की कमी से लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस, नींबू का छोटी पत्ती रोग किसकी कमी से? कॉपर की कमी से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे नींबू में डाईबैक रोग, नींबू में डाईबैक रोग, नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। दोस्तों यहां नेक्स्ट बात करेंगे कि धान में जो रिक्लेमेशन डिजीज होती है, रिक्लेमेशन का अर्थ क्या होता है कि जो धान की जो पत्तियां हैं उसकी जो नोक है वो घूम के मतलब मुड़ के और सूख जाती है, या जो उसकी नोक है, पत्तियों की नोक है वो घूम के सूख जाती है। रिक्लेम नई पत्तियों, नई पत्तियों की बात करें यहाँ पे मुड़ी हुई अर्थात हरिमाहीनता हो जाती है, सूख जाती है, स्पॉट पड़ जाती है, हरिमाहीनता हो जाती है। नई पत्तियां हुकनुमा होके सूख जाती है या हरिमाहीनता हो जाती है, उसे रिक्लेमेशन डिजीज कहते हैं। तो धान में रिक्लेमेशन रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। यहाँ पे जो मैंने लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस बताया, लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस कॉपर की कमी से, लेकिन लिटिल लीफ ऑफ मैंगो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन किसकी कमी से? जिंक की कमी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की बात करें तो यहाँ पे जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है वो माइकोप्लाज्मा के कारण भी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आयरन की। आयरन का कार्य क्या है? आयरन की कमी का जो लक्षण है वो नई पत्तियों में, आयरन जो लोहा है इसकी कमी का लक्षण नई पत्तियों में। अब यहाँ पे इसका कार्य क्या है? यह पौधों में पर्णहरित निर्माण, आयरन पर्णहरित के निर्माण में सहायक है। पर्णहरित के निर्माण में तो कौन सहायक था? मैग्नीशियम भी सहायक था, लेकिन पर्णहरित का भाग भी था, पर्णहरित का भाग भी था, लेकिन यहाँ पे लोहा पर्णहरित का भाग नहीं है। पौधों में पर्णहरित के निर्माण में सहायक तो है लेकिन पर्णहरित का भाग नहीं है। ये कार्य हो गया इसका लोहे का। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट कार्य है वो है जो आयरन है पौधों में नाइट्रेट अवकरण का कार्य करता है, पौधों में नाइट्रेट अवकरण का कार्य करता है। आयरन पौधों में नाइट्रेट अवकरण का कार्य करता है और ऑक्सीकरण व अपचयन क्रियाओं में भी सहायक होता है। आयरन ऑक्सीकरण व अपचयन क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये इसका लोहे का काम हो गया, कार्य हो गया आयरन है उसका। अब इसकी कमी का लक्षण, पौधे की नई पत्तियां पहले पीली पड़ती, पौधे की नई पत्तियां पहले पीली पड़ती हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि मूंगफली में जो हरिमाहीनता रोग होता है, आपने जनरली देखा होगा कि पौधे की जो मूंगफली की पत्तियों में स्पॉट से दिखाई देते हैं, नेक्रोसिस जो डिजीज हो जाती है हरिमाहीनता, वो किसकी कमी से होती है? लोहे की कमी से होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये लोहे का कार्य हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मैग्नीज।
मैग्नीशियम और मैग्नीज में कमी का लक्षण एक है, सिर्फ और सिर्फ नई और पुरानी पत्तियों का अंतर है, जो मैं आपको पहले इसका कार्य बता देता हूं। जो मैग्नीज का कार्य क्या है, मैग्नीज नाइट्रोजन के स्वांगीकरण में सहायक है। मैग्नीज स्वांगीकरण में सहायक है। किसके स्वांगीकरण में सहायक है? नाइट्रोजन के स्वांगीकरण में सहायक है और एंजाइमों के रूप में सहकारक का कार्य करता है। नाइट्रोजन के स्वांगीकरण में सहायक है और एंजाइमों के सहकारक में उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये हो गया मैग्नीज का कार्य। नेक्स्ट बात करेंगे यहीं पे दोस्तों, यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। मैग्नीज क्रेब्स चक्र में सहायक है, जो आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा भी होगा, और क्रेब्स चक्र में से बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्रेब्स चक्र में सहायक है कौन? मैग्नीज। नेक्स्ट बात करेंगे क्लोरोफिल व क्लोरोफिल, ध्यान से सुनना, क्लोरोफिल व कार्बोहाइड्रेट के निर्माण, क्लोरोफिल व कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होता है। क्लोरोफिल व कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी सहायक होता है कौन? मैग्नीज। और इसकी कमी का लक्षण क्या है? ये तो कार्य हो गई। अब कमी का लक्षण क्या होगा? यहाँ पे मैग्नीशियम का कमी का लक्षण मैंने बताया था कि पौधे की पुरानी पत्तियों की शिराओं के मध्य, ये शिराएं होती है, शिराओं के मध्य हरिमाहीनता होना तथा शिराएं हरी की हरी रहना, मैग्नीशियम का कार्य है। लेकिन मैग्नीज का कमी का लक्षण क्या है? पौधे की नई पत्तियों की शिराओं के मध्य हरिमाहीनता होना तथा शिराएं हरी की हरी रहना। ये जैसे अपनी नसें सी दिखाई देती है ना, इसमें जैसे ये नसें तो हरी की हरी हैं, पौधे की जो पत्तियों की जो शिराएं हैं वो तो हरी की हरी हैं, लेकिन शिराओं के मध्य हरिमाहीनता होना नई पत्तियों में मैग्नीज का कार्य है। अब दोस्तों यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीज में, मैग्नीशियम में अपने सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज पढ़ा कि तंबाकू में सैड्रोम बीमारी, लेकिन यहाँ पे जो डिजीज पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रे स्पाइक ऑफ ओएट, ग्रे स्पाइक ऑफ ओएट या ग्रे स्पाइक ऑफ जो में भी होता है ना, तो ग्रे स्पाइक ऑफ ओएट, जो ग्रे स्पाइक ऑफ ओएट है जई है, इसमें ग्रे स्पाइक रोग किसकी कमी से हो रहा है? जई में ग्रे स्पाइक रोग मैग्नीज की कमी से। मटर में मार्स रोग। 3 डिजीज है यहाँ पे और तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना, अच्छे से याद करना और लिख के हमेशा याद रखना। मटर में मार्स रोग, गन्ना में फाला ब्लाइट। मटर में मार्स रोग, गन्ना में फाला ब्लाइट और जई में ग्रे स्पाइक रोग मैग्नीज की कमी से होता है। तो यहाँ पे मैग्नीज की कमी से अपन ने 3 बीमारियां पढ़ी और मैग्नीशियम की कमी से तंबाकू में सैड्रोम बीमारी 1 बीमारी पढ़ी। तो आप लोग अगर तुक्का भी लगाना चाहोगे, तुक्के तो मारोगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से आप लोग 2-4 तुक्के मारोगे, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे अपने को जो तुक्का भी लगाना है वो किसमें लगाना है? मैग्नीज में। तंबाकू में जो सैड्रोम बीमारी मैग्नीशियम की कमी से, लेकिन जई में ग्रे स्पाइक, मक्का में मार्स रोग, मटर में मार्स रोग और गन्ना में फाला ब्लाइट रोग मैग्नीज की कमी से होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन। तो क्लोरीन का कार्य क्या है? क्लोरीन रस आकर्षण दाब को बढ़ाता है। क्लोरीन रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? क्लोरीन। नेक्स्ट बात करेंगे, क्लोरीन एंथोसायनिन का संगठक है। एंथोसायनिन का संगठक है और प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण में अपघटन का कार्य करता है। क्लोरीन रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी सहायक होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन को बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन को बढ़ाता है या जल अपघटन का कार्य करता है। और एंथोसायनिन का, एंथोसायनिन जो क्रिया एंथोसायनेसिस है उसका संगठक होता है। कौन? क्लोरीन। नेक्स्ट बात करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे, जो जैसे कोबाल्ट है, मैंने आप लोगों को
कोशिनावा बताया था। कोशिनावा क्या था? लाभदायक पोषक तत्व थे। तो कोशिनावा था कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वेनेडियम। तो कोबाल्ट का कार्य क्या था? तो कोबाल्ट विटामिन बी12, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी12 मतलब हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक है। विटामिन बी12 हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक है। तो कौन है? कोबाल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। विटामिन बी12 कोबाल्ट जो सहायक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ये तो हो गया कोबाल्ट का कार्य। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सोडियम। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम यह चुकंदर में सूखे के प्रतिरोध में वृद्धि करता है। चुकंदर में सूखे के प्रतिरोध में वृद्धि करता है। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहीं पे जो सोडियम का कार्य है, वो सोडियम का कार्य क्या है? चुकंदर एवं कैम पादपों में प्राश्रयणी दाब को नियमित करता है। चुकंदर एवं कैम पादपों में प्राश्रयणी दाब को नियमित करता है। तो कौन करता है? सोडियम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों वेनेडियम। तो वेनेडियम का कार्य क्या है? वेनेडियम धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। वेनेडियम धान के खेतों में क्या करता है? वेनेडियम धान के खेतों में रस आकर्षण, वेनेडियम धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है और चुकंदर में सूखा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वेनेडियम चुकंदर में सूखा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और गन्ने की वृद्धि को बढ़ाता है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, हरी एल्गी जिसे बोलते हैं या ग्रीन एल्गी जो बोलते हैं, हरी एल्गी में भी जो आवश्यक होता है वो कौन होता है? वेनेडियम होता है। अभी तो बोला कि धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, तो वो कौन है? वेनेडियम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। जैसे हरी एल्गी है, आवश्यक होता है, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। किसके खेत में? धान के खेत में। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना टॉपिक था जो अपने पढ़ा। आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? तो आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं। लेकिन आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में किसने बताया? आर्नोल्ड व स्टाउट ने 1939 में बताया। कसौटी का प्रतिपादन अर्थात सिद्धांत किसने दिया? आर्नोल्ड ने दिया 1954 में। क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में डीजे निकोलस ने 1961 में बताया। क्रियात्मक पोषक तत्व 21 होते हैं, लेकिन डीजे निकोलस के अनुसार 20 होते हैं। और लाभदायक पोषक तत्व 4 होते हैं: कोशिनावा, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वेनेडियम। तो दोस्तों ये अपना वीडियो आज का था पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ये पोषक तत्वों के बारे में जनरली मैंने बता दिया है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे यहीं पे कि पोषक तत्व, आप तो नेक्स्ट बात करें थे यहाँ पे पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत। पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत में यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। यहाँ पे पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत, जैसे नाइट्रोजन का प्राप्ति स्रोत क्या है? नाइट्रोजन किससे प्राप्त होता है? नाइट्रोजन का प्राप्ति स्रोत क्या है? तो यहाँ नाइट्रोजन का प्राप्ति स्रोत है, जैसे आर्गेनिक चट्टानों से नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, वायुमंडल से भी, एटमॉस्फेयर से भी तो स्थिरीकरण करता है वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उर्वरकों से, या जैसे बात करें कार्बनिक पदार्थों से भी नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे फास्फोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस एपेटाइट खनिज से प्राप्त होता है, दूसरा उर्वरकों से भी प्राप्त होता है। एपेटाइट ये आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा दिया, कहाँ पढ़ाया था? चट्टानों में, रॉक्स में। चट्टानें किसे कहते हैं? खनिजों के पारस्परिक संयोग से चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो खनिज ये प्राथमिक और द्वितीय खनिज कितने प्रकार के पढ़ाए थे? 2, प्राथमिक और द्वितीय खनिज। क्वेश्चन आ गया कि एपेटाइट, निम्न में से एपेटाइट कौन सा खनिज है, प्राथमिक या द्वितीय? तो यहाँ कौन सा खनिज होगा? ये द्वितीय खनिज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एपेटाइट खनिज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस का प्राप्ति स्रोत एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो द्वितीय खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेशियम। पोटेशियम का जो प्राप्ति स्रोत है फेल्सपार या माइका, जिसे ऑर्थोक्लेज भी बोलते हैं, या मस्कोवाइट या बायोटाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैल्शियम का डोलोमाइट, कैल्साइट, एपेटाइट। मैग्नीशियम का मैग्नीसाइट, डोलोमाइट। सल्फर का जिप्सम और पायराइट सल्फर। ठीक है, जिप्सम और पायराइट, जिप्सम डालेंगे जैसे जिप्सम CaSO4.2H2 वही तो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो CaSO4। ठीक है, SO4। सल्फर किससे प्राप्त हो रहा है? जिप्सम से प्राप्त हो रहा है।
लोहा मैग्नेटाइट, पायराइट्स आयरन पायराइट्स, मैग्नीज रोडोमाइट, मैग्नेटाइट हिस्मेनाइट, जिंक जिंक सल्फाइड, पीलेमाइट, कॉपर चैल्कोपायराइट्स, मेलेकाइट, बोरॉन कॉल्मेनाइट, टूरमेलाइन, मोलिब्डेनम वल्फोनाइट और मोलिब्डेट, लास्ट है क्लोरीन एपेटाइट। एपेटाइट खनिज द्वितीय खनिज का उदाहरण है क्लोरीन एपेटाइट। दोस्तों ये जो टॉपिक है या जो ये हेडिंग डाली है कि पोषक तत्वों का प्राप्ति का स्रोत, ये आप लोगों की केमिस्ट्री में भी है, तो इसको अच्छे से याद करना। और प्राप्ति स्रोत से 100% क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से नाइट्रोजन का प्राप्ति स्रोत है या निम्न में से फास्फोरस का प्राप्ति स्रोत है, ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। अब दोस्तों यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे अपन, जो नेक्स्ट बात करेंगे कि पोषक तत्व हैं, पादपों में पोषक तत्व और उनके सूचक पौधे, पादपों में पोषक तत्व और उनके सूचक पौधे। तो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, आप अगर सूचक पौधों की बात करें तो सूचक पौधों में जैसे नाइट्रोजन और कैल्शियम है, नाइट्रोजन और कैल्शियम का सूचक पौधा कौन सा है? फूल गोभी और पत्ता गोभी। नेक्स्ट बात करेंगे फास्फोरस का, फास्फोरस का तोरैया है, तोरैया होती है जो सब्जी बनाने वाली होती है, हरे रंग की दारीदार भी होती है, चिकनी भी होती है तोरई। एक तोरैया जिसे अपन तारामीरा सरसों बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेशियम और मैग्नीशियम का, पोटेशियम और मैग्नीशियम का सूचक पौधा कौन सा है? आलू। लोहा का फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू और जई। नेक्स्ट बात करेंगे सोडियम, सोडियम का चुकंदर, मैग्नीज जो मैग्नीज है चुकंदर और जई, और बोरोन का सूरजमुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोन, बोरोन किसका? बोरोन का सूचक पौधा कौन सा है? सूरजमुखी। तो दोस्तों ये अपना पोषक तत्वों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है ये यूनिट। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देके पूछ सकते हैं। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।